एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ना। ये सिर्फ सादी बात नहीं है कि वो हुकूमत के साथ इस बिल में इंसादी या कानूनी जो चीजें आ रही हैं उनमें वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। मौलाना साहब कहते रहे हैं कि जी 8 फरवरी को सीटें बेची गई, इलेक्शन में धांधली नहीं हुई बल्कि इलेक्शन बेचा गया। फिर जब मौलाना साहब उस वैगन पे बैठते हैं जिस वैगन के खिलाफ वो बात करते रहे, तो ये बजाते खुद फिर एक बिल्कुल डायरेक्शन होगा। आप शेर अफजल मरवत वाली बात सुने, कभी उनके बारे में कोई बयान आ जाता है, कभी उनके बारे में कोई बयान आ जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि आप खामोश रहें। फिर वो आकर खान साहब से मिलके बाहर आते हैं तो अलीमा खान कह देती है कि नहीं ये तो एक शेक हैंड हुआ था, और शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि जी खान साहब ने उनको गले मिलाया। ये क्या चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं? एक तरफ पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि जी वो अलीमा खान और बुशरा बेगम जो है वो सियासी नहीं है, वो सियासत नहीं कर रही हैं। आप और मैं जब सारा दिन डिस्कस करेंगे तो हम क्या डिस्कस करते हैं? उनकी मूव को, उनके बयानात को ही डिस्कस करते हैं। यही पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की बात होती है। इसलिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं शौकत पराचा साहब। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि अजीम ने बताया कि इस वक्त पूरी सियासत मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घूम रही है। मौलाना इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए हम क्यों हैं इतने? गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब के एक तो नंबर्स हैं जो सेनेट में अभी आप लोगों ने खुद बताया जी, प्लस इस टेंस सियासी माहौल में जहां तसादुम और तनाव की सूरत हाल है, वहां पर अब मौलाना साहब जैसी बड़ी शख्सियत का, सियासी शख्सियत का जिस साइड के पलड़े में वो अपना वजन डालेंगे, ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक्स जिसको हम कहते हैं ना कि सियासी माहौल, वो उस पार्टी या उस अलायंस के फेवर में चले जाएगा। अभी तक जो कुछ हुआ है इसमें अभी तक के बेनिफिशरी भी खुद मौलाना फजलुर रहमान था। 12 साल की जब वो बात कर रहे हैं, उस 12 सालों में सबसे ज्यादा मौलाना साहब के खिलाफ जो बयानात आते रहे, मैं वो अल्फाज नहीं यूज करना चाह रहा, जो जिस तरह के अल्फाज मौलाना साहब के लिए यूज किए जाते थे, कम से कम वो बंद हो गए। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जो पब्लिक परसेप्शन में या डिफेमिंग या नेम कॉलिंग का प्रोसेस किया जा रहा था वो कम से कम खत्म हो गया। अब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है या चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको बंदूक का तोहफा भी दिया मुलाकात के बाद, तो ये किस चीज का निशानदेही की गई? नहीं देखे ना, ये कोई नए नहीं है एक दूसरे के लिए। लेट 80s या मिड 80s से लेके आज तक ये वन और दी अदर वे कभी एक दूसरे की सियासी मुखालफत करते रहे हैं और कभी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में भी शामिल रहे हैं। इसलिए इनका आपस में मिलना जुलना कोई नई बात नहीं है। सदर साहब ने सिर्फ बंदूक का तोहफा नहीं दिया, क्लाशनकोव थी बेसिकली, बल्कि सदर साहब ने उन्हें डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। सदर साहब ने उन्हें जिस शाम में मुलाकात हुई, सदर साहब ने कहा कि ये जो मुल्क के मसाइल हैं आइए मिलकर ठीक करते हैं और आप तशरीफ लाएं हमारे यहाँ खाने पे। तो मैं ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर मियाँ साहब भी मिलेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान से, और सारा ये जो चौधरी शुजात हुसैन है, मियाँ नवाज शरीफ हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, फिर ये सारे लोग ऐवान सदर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठेंगे। मुझे तो ये नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा शौकत पराचा साहब, ये कहिएगा कि अगर मौलाना अभी हुकूमती इत्तेहाद का साथ देते हैं तो क्या एडवांटेज उनको मिल सकता है? अगर ऑपोजिशन अलायंस का साथ देते हैं तो क्या एडवांटेज हासिल कर सकते हैं? नंबर 1, अपोजिशन के पास नेसेसिटी आई है या चकदई साहब का इत्तेहाद है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनके पास तो अभी मौलाना साहब को देने के लिए कुछ नहीं है। ये जो सेनेट की 2 सीटों की जिक्र की जा रही है, ये तो JJY खुद इसकी तरदीद कर चुकी, क्योंकि सेनेट में उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा नंबर है। हुकूमत के पास कुछ ना कुछ हमेशा होता है या रियासत के पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, और उसमें जो शुरू में बातें चलती रही कि जी वो बलूचिस्तान का गवर्नर या KP का गवर्नर, वो तो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। मौलाना साहब बुनियादी तौर पर ये सोचते हैं कि जो वो कहते हैं कि ये धांधली हुई थी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, मौलाना समझते हैं कि अगर कोई जेन्युइन किस्म का इलेक्शन हो जाता तो वो अपनी सीटें जहाँ जहाँ उनकी पॉकेट्स हैं वहाँ से वो निकाल सकते हैं। मौलाना साहब के लिए एक गवर्नरी से ज्यादा जो मौलाना साहब की रेलेवेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो ज्यादा अहम चीज है। मसलन
दो तिहाई अक्सरियत चाहिए को आईनी तरमीमी बिल मंजूर करने के लिए। 212 सीटें हैं, नंबर हैं इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास, तो 224 इनको चाहिए। अब मौलाना वाली सीटें मिलाकर फिर भी 224 नहीं बन रहे। तो वो जो एक नैरो एंगल से देखा जा रहा है, वो नैरो एंगल ये भी सामने खबर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से हमायत के बदले में केपी में 2 सेनेटर्स की हमायत मांग ली है, तो क्या पीटीआई ये कुर्बानी देगी? बात यह है कि 2 सेनेट का मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि 2 सेनेट की सीट पे मौलाना साहब की वो नजर नहीं है जो मौलाना साहब की पूरे मुल्क की सियासत में रेलेवेंस है। इमेजिन करें कल मौलाना साहब पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जलसा करते हैं या वो खड़े हो जाते हैं एक तहरीक के लिए, तो आप खुद इमेजिन करें कि वो जो पीटीआई का एक इम्पैक्ट जलसे नहीं हो रहे, वो इम्पैक्ट कितना बढ़ जाएगा या उसके जलसों में जान कितनी आ जाएगी। मुझे याद है जब मौलाना साहब धरना लेके इधर आए थे इस्लामाबाद में और किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसका सबसे ज्यादा फायदा मियां नवाज शरीफ को हुआ था, वो उस वक्त जेल में हुआ करते थे। ये जो उनका सियासत में एक आवाज है या सियासत में एक मकाम है, उसको महज 2 सेनेट की सीटों में प्रो कर बंद नहीं किया जाता। अच्छा शौकत पराचा साहब, अभी मौलाना जिस तरह से कहते हैं कि वो सोलो फ्लाइट लेंगे अपनी, जो भी वो तहरीक चलाएंगे वो एहतजाज की होगी या पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे या सड़कों पर करेंगे, वो जो भी फैसला होगा तनहा उनकी अपनी जमात JUIF के प्लेटफॉर्म से ही होगा। ये कहिएगा कि अगर वो हुकूमती सेटअप का साथ देते हैं तो फिर जो लिवरेज वो एहतजाज की सूरत में लेना चाहते हैं, फिर वो तो नहीं रहेगा उनके पास? नहीं, 12 सेनेटर्स की तो आपने खुद बात की, जो उनका नंबर्स है वो पार्लियामान में भी उनकी स्ट्रेंथ है। हम तो बात कर रहे हैं कि क्या सिर्फ 2 सेनेट की सीट्स लेके मौलाना साहब राम हो जाएंगे या राजी हो जाएंगे, मैं तो उसका जवाब दे रहा था। हुकूमती इत्तेहाद में आने से आप देखते रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ वाला दौर था, मौलाना साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, सारी अपोजिशन को लेके चला करते थे। उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस भी थी, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान थे। फिर मियां नवाज शरीफ के साथ ये बैठते थे। PTM की इत्तेहादी हुकूमत में कैबिनेट में मौलाना असद महमूद साहब इनके जो बेटे हैं वो थे। ये साथ साथ चलते रहे हैं। मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, आपने वो जो बात की ना कि 2 सेनेट की नशिस्तें लेकर आम नहीं होंगे क्योंकि उनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ है, वो आप सही कह रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि फिर तो अपोजिशन नहीं कर पाएंगे ना अगर इस कानून साजी पे वो हुकूमत का साथ देते हैं। तो फिर तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ना। ये सिर्फ सादी बात नहीं है कि वो हुकूमत के साथ इस बिल में इंसादी या कानूनी जो चीजें आ रही हैं उनमें वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। मौलाना साहब कहते रहे हैं कि जी 8 फरवरी को सीटें बेची गई, इलेक्शन में धांधली नहीं हुई बल्कि इलेक्शन बेचा गया। फिर जब मौलाना साहब उस वैगन पे बैठते हैं जिस वैगन के खिलाफ वो बात करते रहे, तो ये बजाते खुद फिर एक बिल्कुल डायरेक्शन होगी। अभी तो मौलाना साहब इंडिपेंडेंट खेल रहे हैं, तो PTI के डेलीगेशन से भी कमेटी खेल रहे हैं और हुकूमत के साथ तो आला तरीन सतह पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन अगर वो एक साइड पे बैठते हैं जी एक खबर एक और है, उस पर भी आपकी नजर चाहते हैं। अडियाला जेल से खबरें ये आ रही हैं कि बानी PTI ने कहा है कि जो रूपोश रहनुमा हैं वो बाहर आएँ, सामने आकर वो गिरफ्तारियां दें, उसके बाद अदालतों से जो है ना वो लेकर इंसाफ बाहर निकल आएँ और रिलीफ लेकर या इंसाफ लेकर वो बाहर आएँ और उसके बाद आकर रूपोशी ख़त्म करके मंजिल आम पर आएँ। तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? अचानक से क्या हुआ बानी PTI को? अभी अजीब सी बात है कि एक पार्टी खुद मसाइल का शिकार हो और फिर उसके बारे में बात की जाए जो नामुवाफिक हो, लेकिन चूंकि सूरत हाल ऐसी है तो फिर बात करना पड़ती है। मसलन KP में पार्टी की क्या सूरत हाल है आपके सामने है। शकील खान को निकाला गया, फिर उसके नतीजे में जुनैद अकबर साहब निकल गए, फिर और लोग निकल गए, ये आपके सामने है। इसी तरह पंजाब में हमाद अजहर ने जो बयान दिया, हमाद अजहर के बाद तो और मसला बन गया। अब सरदार लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो ओवरसाइट करेगी। पार्टी अमूर में जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, अगर उन पे आपको एतमाद नहीं है या उनकी कैपेबिलिटीज पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आपने रखा क्यों हुआ? ये ओवरसाइट का क्या? खैबर पख्तूनख्वा में कोई ओवरसाइट बनी हुई है?
क्या सिंध में या बलूचिस्तान में कोई ओवरसाइट बनी हुई है, या ओवरऑल जो पार्टी का स्ट्रक्चर है मरकज में यानी मरकजी हैसियत में उसमें कोई ओवरसाइट बनी हुई है। ओवरसाइट कमेटी का बनाने का मकसद ये है कि आप फिर पंजाब की जो आपकी परफॉर्मेंस है या पार्टी के जो अहदेदारान हैं बड़े आला, फिर आप उन पे या ट्रस्ट नहीं कर रहे या आपको उनकी कारकर्दगी पे एतमाद शौकत नहीं है। पराचा साहब, तो बाहर इस आने का बात में कोई डाउट नहीं है कि पार्लियामेंट में पीटीआई एक बड़ी जमात है और अपोजिशन की एक सबसे बड़ी जमात ही पीटीआई है। अभी उनकी जानिब से एहतजाज की, धरने की कॉल दी गई है, उसकी मुतल्लिक कोई फाइनल डेट डिसाइड नहीं हो पा रही है और मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, तो विद इन पीटीआई जो डिवाइड है वो क्लियर है? नहीं, आप शेर अफजल मरवत वाली बात सुने, कभी उनके बारे में कोई बयान आ जाता है, कभी उनके बारे में कोई बयान आ जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि आप खामोश रहें, फिर वो आकर खान साहब से मिल के बाहर आते हैं तो अलीमा खान कह देती है कि नहीं ये तो एक शेक हैंड हुआ था, और शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि जी खान साहब ने उनको गले मिलाया। ये क्या चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं? एक तरफ पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि जी वो अलीमा खान और बुशरा बेगम जो है वो सियासी नहीं है, वो सियासत नहीं कर रही हैं। आप और मैं जब सारा दिन डिस्कस करेंगे तो हम क्या डिस्कस करते हैं? उनकी मूव को, उनके बयानात को ही डिस्कस करते हैं। यही पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की बात होती है। इसलिए जब मुख्तलिफ वॉइसेस हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, कोई ग्रैंड किस्म का इत्तेहाद भी नहीं बन रहा। मसलन जमात इस्लामी सोलो फ्लाइट पे है, वो अभी तक पीटीआई के साथ नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो खुद बात कर दिया कि जी वो माजी में भी इस तरह के इत्तेहाद का नतीजा को मुस्बत नहीं निकला। अभी तक तो हम जो है वो कमेटियों पे की सतह पे बात कर रहे हैं। तो एक ग्रैंड किस्म का जो एक अपोजिशन अलायंस बना करता है, ऐसी सूरत हाल में वो भी डिस्पाइट द फैक्ट के 1.5 साल होने को है, जाते जाते 2 साल खत्म हो गया। सर एक वन लाइन अगर आप आंसर दे सकें तो क्या अक्टूबर के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी? नहीं, पहले तो अक्टूबर तक की जो सूरत हाल है पहले तो वो वाज़ेह हो। अभी हम आईनी तरमीम की बात कर रहे थे। अगर ये सूरत हाल अक्टूबर तक की वाज़ेह हो जाएगी तो फिर पोस्ट अक्टूबर सूरत हाल पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शौकत पराचा साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल से मुतल्लिक अपना तजिया पेश किया।